नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से टेस्ट 13। क्या है? टेस्ट 13 जो आज 14 है। टेस्ट 13 अपने कर चुके हैं, टेस्ट 14 है। और ये टेस्ट 14 कौन सा है? भक्ति काल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। उसमें से ये जो टेस्ट चल रहा है ये प्रकरण 6 से चल रहा है और प्रकरण 6 का ये अंतिम टेस्ट है। ठीक है ना। भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। ये जो है भक्ति काल का प्रकरण 6 है, जिसके अंतर्गत भक्ति काल की फुटकल रचनाएं आती है या रचनाकार, ऐसा कुछ नाम है। भक्ति काल की फुटकल रचनाएं या रचनाकार हो सकता है उसका नाम है। ठीक है ना। उसी के अंतर्गत ये टेस्ट 14 आज करने जा रहे हैं और इसके बाद जो टेस्ट होगा वो टेस्ट 14 रहेगा। आज का जो टेस्ट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। एक बार आप जुड़िए, प्रश्नों को देखना और फिर उनकी व्याख्याएं देखना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न, इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पर्शनी, इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। ठीक है ना। बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही और कहीं मिली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किसके लिए आया है? ठीक है ना। ए ब स या फिर द, ए ब स या फिर द। ये ए ब स द इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी बार विद्यार्थियों का है कि सर आप अगर नाम बोलते हो तो हमें वही नाम याद रह जाते हैं, तो इसलिए नाम की वजह इसलिए मैंने ए ब स द शुरू कर दिया, ताकि जो आपको पसंद है वही नाम बोलेंगे। वो है ना कि तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। ठीक है ना। रात कहने वाले हैं नहीं। ठीक है ना। इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ है। एक एक बात को याद रखना है। किसके? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से है और वहाँ से किस प्रकार प्रश्न उठाए जाते हैं ये हम सब अच्छे से जानते हैं। इनकी कविता बहुत ही मर्मस्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ है। ठीक है ना। पहले मैं उत्तर बता देना चाहता हूँ। उत्तर है सेनापति। ठीक है ना। तो किन की रचना? सेनापति की। ध्यान लगा लेना। ठीक है ना। सेनापति की कविता बहुत ही मर्मस्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ है, प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, एक और इनमें क्या थी? पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता भी। ठीक है ना। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही और कहीं मिले। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। श्लेष का ऐसा साफ उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। ये जो सारी बातें हैं किसके लिए है? ये सेनापति के लिए है। और किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। श्लेष की हम बात करते हैं। इनकी वैसे इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अगर हम सेनापति की बात करते हैं तो सेनापति की 2 रचनाएं मानी जाती है। एक मानी जाती है कवित्र रत्नाकर, जिसकी रचना 1649 ईस्वी में हुई थी। दूसरी जो रचना है वो मानी जाती है काव्य कल्पद्रुम। ठीक है ना। एक मानी जाती है कवित्र रत्नाकर और दूसरी काव्य कल्पद्रुम मानी जाती है। कवित्र रत्नाकर जो है उसमें 5 तरंगे हैं और 394 छंद है। 5 तरंगे हैं और 394 छंद है। 5 तरंगे जो है उनमें से पहली तरंग जो है, प्रथम तरंग में 96 कवित्त हैं। प्रथम तरंग में 96 कवित्त है और वो किससे है? उसमें किसका वर्णन किया गया है? श्लेष अलंकार का वर्णन किया गया है। दूसरी जो तरंग है उसके अंदर 74 कवित्त है और उसमें किसका वर्णन किया गया है? श्रृंगार का वर्णन किया गया है। तीसरी तरंग जो है उसके अंदर 62 कवित्त है और उसमें षड ऋतु का वर्णन किया गया है। ये जो श्लेष है ये किसमें वर्णन किया गया है? प्रथम तरंग में वर्णन किया गया है। किस तरंग में? प्रथम तरंग में वर्णन किया गया है। और कितने कवित्त है उसमें? 96 कवित्त है। ठीक है ना। तीसरी तरंग में क्या था? तीसरी तरंग में 62 कवित्त थे और षड ऋतु वर्णन किया गया है। और जो चौथी तरंग है उसमें 76 कवित्त है, 76 कवित्त है और उसमें रामायण का वर्णन किया गया है। और जो 5वीं तरंग है उसमें 86 कवित्त है और उसमें किसका वर्णन किया गया है?
उसमें वर्णन किया गया है राम रसायन का। तो ये थे सेनापति, जिनके बारे में अगर ऐसा आ जाए कि ऋतु काल के अंतर्गत षड ऋतु वर्णन किसने किया है, प्रकृति चित्रण किसने किया है, तो वो सेनापति आएंगे। ठीक है ना। सेनापति को राम कवि भी माना जाता है, राम काव्य लिखने वाले, क्योंकि कवित्व रत्नाकर की जो चौथी और पांचवी इकाई है वो उसमें क्या है, राम काव्य से संबंधित है, चौथी और पांचवी कवित्व रत्नाकर की। अगर ऐसा पूछा जाए कि श्लेष अलंकार का चमत्कार प्रयोग किसने किया है, तो भी हम सेनापति का नाम ही लेंगे। ठीक है ना। षड ऋतु वर्णन की बात करेंगे तो भी हम सेनापति का ही नाम लेंगे। राम कवि की बात करेंगे तो भी हम सेनापति का ही नाम लेंगे। तो सेनापति ऋतु काल के प्रमुख कवियों में से एक थे, जिनके बारे में प्रश्न जो है बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाने का चांस रहता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। अचरज मोही हिंदू तुर्कवादी करत संग्राम, एक दीप्ति सो दीपियत काबा काशी धाम, एक दीप्ति सो दीपियत काबा काशी धाम। उपयुक्त पद के रचयिता ये साहब जो कवि हैं वो सर्वधर्म समभाव वाले कवि लगे। अचरज मोही हिंदू तुर्कवादी करत संग्राम, ठीक है ना, एक दीप्ति सो दीपियत काबा काशी धाम। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन है, द मनोहर कवि। ठीक है ना। मनोहर कवि के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं टेस्ट संख्या 13 में। क्या पढ़ा था टेस्ट संख्या 13 में कि ये कछवाहे सरदार थे। मनोहर कवि जो थे ये कछवाहे सरदार थे। आपको बता दूं कि आज का अगर कोई विद्यार्थी पहली बार आया है, आज का टेस्ट देख रहा है, तो आज का टेस्ट देखकर आप मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसा आज का टेस्ट रहेगा वैसे ही लगभग सभी टेस्ट है, कुछ कोई 19-20, कोई थोड़ा कम है, कोई 21 रहेगा। इसी प्रकार से सारे टेस्ट करवाए जाएंगे, इसी प्रकार व्याख्याएं रहेंगी, इसी प्रकार विस्तार से वर्णन भी करवाया जाएगा। और बहुत से टेस्ट हो चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 14वां टेस्ट है। ठीक है ना। टेस्ट संख्या 14 है। इससे पहले 13 टेस्ट हो चुके हैं। लगातार 50 टेस्ट होंगे। डॉक्टर नगेंद्र के लगभग 17 टेस्ट हो चुके हैं, उसके भी लगभग 50 टेस्ट होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के भी लगभग 15-20 टेस्ट हो चुके हैं, वो भी 50 होंगे। काव्य शास्त्र, व्याकरण, सभी के अलग अलग टेस्ट जो है होंगे। उसके अलावा रीट व्याकरण से संबंधित रहेंगे टेस्ट। व्याख्याता की परीक्षा आ गई, भर्ती आ गई तो व्याख्याता का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक की आ गई तो उसका भी पूरा कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो चैनल से जुड़ जाइए, आपके काम की चीज़ है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो, नहीं तो कोई जानकारी के लिए से जुड़ जाना, कोई बात नहीं, जुड़ना हो तो। मनोहर कवि, ठीक है ना, ये कछवाहे सरदार थे और अकबर के दरबार में रहते थे। ये कछवाहे सरदार थे और अकबर के दरबार में रहते थे। शिवसेन सरोज ने कहा था कि ये अरबी और फारसी के अच्छे विद्वान थे। अरबी और फारसी के अच्छे विद्वान थे और ये फारसी में तोसनी नाम से लिखा करते थे। ये फारसी में तोसनी नाम से लिखा करते थे। कौन थे? और इनकी एक रचना भी थी, उस रचना का नाम भी मैं बता देना चाहता हूँ अभी। शत प्रश्नोत्तरी इनकी एक रचना थी। क्या थी? शत प्रश्नोत्तरी नाम से इनकी एक रचना भी थी मनोहर कवि के नाम से। ठीक है। तो ये है मनोहर कवि। जो फुटकल कवि है उनके अंदर यही कवि है, उनके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है लगभग। आप फुटकल कवियों से संबंधित मैंने कम से कम 3 या 4 टेस्ट बना दिए हैं। 3-4 टेस्ट में सारे फुटकल कवि कर दिए मैंने। आपने कर्म करी हो ही निभ होंगे तो हो ही करतार तुम काहे। जो अपने कर्म किए हुए हैं वही अगर मुझे उनका ही फल मिलेगा तो फिर तुम काहे के ईश्वर हो, ईश्वर मैं खुद ही हूँ। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन है? सेनापति है। सेनापति जो थे राम भक्त थे। इनके जो ऐसा कहा जाता है इन्होंने वृंदावन का भी चित्रण किया है, लेकिन इन्होंने अधिकतर सीतापति, शियापति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो सेनापति जो थे राम के भक्त थे और राम से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। बाल पड़े धोला भया तरुण पड़े भया लाल, वृद्ध पड़े काला भया कारण कौन जमाल, कामिण जावक रंग रज्यो दमकत मुक्ता कोर, इम हंसा मोती तजे इम चुगलिए चकोर। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन है? बै जमाल कवि। कौन है? जमाल कवि है। बाल पणे धोड़ा भया, कौन है इसके रचनाकार? जमाल कवि है।
जो मैं आपको बातें बताता हूँ वो आपको क्या है कि जो एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ वो सारी की सारी बातें जब आपको PDF प्राप्त होगी तो उसमें आपको मिल जाएगी। जमाल कवि की बात करते हैं तो इनकी कोई रचना उपलब्ध हमें नहीं होती है। जमाल कवि की जब हम बात करते हैं तो इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है। और इनके नीति और श्रृंगार संबंधी दोहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनके नीति और श्रृंगार संबंधी जो दोहे हैं वो राजपुताने में जनप्रिय है। ठीक है ना। इनके नीति, इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है। किनकी? जमाल की कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है। इनके नीति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इनके नीति और श्रृंगार के जो दोहे हैं वो राजपुताना, कहने का मतलब अपने राजस्थान के अंदर जनप्रिय है। और ये देख ही रही हो, बाल पड़े धोड़ा भया तरुण पड़े भला लाल, वृद्ध पड़े काला भया कारण कौन जमाल। जहांगीर के किस रचनाकार को आगरा की जेल में कैद कर लिया था? वह 1616 ईस्वी में रस रत्न नामक ग्रंथ की रचना पर मुक्त कर दिया गया था। ठीक है ना। ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द, पहले आप उत्तर बता दीजिए, क्योंकि जिस जो नाम आता है उसी नाम के साथ जोड़कर इसकी व्याख्या की जाए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है ना। तो कौन है? पूहकर कवि। कौन थे? उत्तर क्या है? पूहकर कवि। ठीक है ना। कौन है? पूहकर कवि। पूहकर कवि का क्या है? जहांगीर के काल के अंदर ऐसा कहा जाता है, पूहकर कवि को किसी बात को लेकर जहांगीर के द्वारा इन्हें जेल में डाल दिया गया था। ठीक है ना। पूहकर कवि को किसी बात को लेकर जेल में डाल दिया गया था और जेल में ही इन्होंने 1616 ईस्वी में रस रत्न की रचना की थी। 1616 ईस्वी में रस रत्न की रचना की थी। रस रत्न जो है प्रबंध काव्य, प्रबंधात्मक शैली कह सकते हैं हम, प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। जो रस रत्न है वो प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। और इसमें क्या नाम है? रंभावती व सूरसेन की प्रेम कथा। किसकी? रंभावती। किसकी कथा है? रंभावती व सूरसेन की कथा है। रंभावती व सूरसेन की कथा है। इसमें रस रत्न में क्या है? रंभावती व सूरसेन की कथा है। और इसमें बहुत से छंदों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? बहुत से छंदों का प्रयोग किया गया है। बहुत से छंदों का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक किसका प्रयोग हुआ है? दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से ध्यान रख लेना किसकी है? रस रत्न जो है रंभावती व सूरसेन, रंभावती व सूरसेन की कथा है। रंभावती व सूरसेन की कथा है रस रत्न। किसकी रचना है? पूहकर कवि की ये रचना है। और इसमें जायसी का बारे में भी कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के बारे में कहा है कि जायसी की जो रचना थी वो किसको लेकर थी? जायसी की रचना थी, उसमें कहीं न कहीं धर्म से संबंधित बात थी, लेकिन ये उससे उस तरह की इसमें कोई इस प्रकार की बात नहीं की है। हिंदी मतलब जिसे हम शुद्ध हिंदी शैली जो कह सकते हैं वो है इसके अंदर। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रबंधात्मक शैली, शुद्ध हिंदी प्रबंधात्मक शैली कह सकते हैं। शीश पगाना जगा तन पे प्रभु, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपनाह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रेहो चकीसो बसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बैस है या फिर द, तो आपको पता ही है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास की हम बात करते हैं तो नरोत्तम दास की दो रचनाएं हमें मिलती है। एक का नाम है सुदामा चरित, एक का नाम क्या है? सुदामा चरित। अधिकतर इसी के बारे में हमें पता चलता है।
आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी एक रचना और मिलती है जिसे ध्रुव चरित्र कहते हैं। एक रचना और मिलती है जिसे हम ध्रुव चरित्र कहते हैं। ये दो रचनाएं नरोत्तम दास की मिलती है। नरोत्तम दास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जो ग्रंथ है सुदामा चरित्र बहुत छोटा है, पर इसकी रचना बहुत ही सरस, हृदय ग्रहणी और कवि की भावुकता का परिचय देती है। इनकी जो रचना है बहुत ही सरस, हृदय ग्रहिणी, बहुत ही सरस और हृदय ग्रहिणी तथा कवि की भावुकता का परिचय देती है। कौन सी? सुदामा चरित्र। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, केशव के पहले 1541 ईस्वी में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ेंगे अपने इसको, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। केशव से केशवदास के पहले 1541 ईस्वी में, केशवदास के पहले 1541 ईस्वी में कृपाराम थोड़ा रस निरूपण कर चुके थे। हमें को पता ही है किसमें? हित तरंगिणी में। कृपाराम किसमें कर चुके थे? हित तरंगिणी में, ठीक है। इसी समय चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने, क्या नाम है? मोहनलाल मिश्र। मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक ग्रंथ में, किसमें? मोहनलाल मिश्र ने किसमें? श्रृंगार सागर ग्रंथ में। श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ में श्रृंगार रस संबंधी लिखा था, ठीक है। नरहरि कवि के साथ अकबरी दरबार में जाने वाले करनेश कवि, ये नरहरि कवि, इसका वर्णन किया गया है पहले, ठीक है ना, पहले इसका वर्णन किया गया है। किसने किया था? होल राय ने शायद किया था कि ये किसके दरबार में? अकबर के दरबार में थे। तो नरहरि कवि के साथ अकबर के दरबार में एक जाने वाले और थे जिनका नाम था करनेश कवि। करनेश ने दो रचनाएं लिखी थी, कर्णाभरण और श्रुतिभूषण। करनेश कवि की कौन कौन सी दो रचनाएं मानी जाती है? 3 रचनाएं, कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण। कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे। पर अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो ए बैस है या फिर द आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कहने से तात्पर्य यह है कि रस निरूपण से संबंधित सबसे पहले किसने लिखा था? कृपाराम ने 1541 ईस्वी में अपनी हित तरंगिणी में। और उसके बाद किसने लिखा था? उसके बाद मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर में श्रृंगार रस से संबंधित लिखा था। मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर में श्रृंगार रस से संबंधित लिखा था। उसके बाद करनेश कवि ने कर्णाभरण, भूपभूषण और कौन सी थी? श्रुतिभूषण। करनेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण। करनेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 जो ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे। तो कहने का मतलब किसी ने श्रृंगार रस से संबंधित और अलंकारों से संबंधित अलग अलग ग्रंथ तो लिखे थे, लेकिन सभी काव्यांगों पर किसी ने नहीं लिखा था। तो सभी काव्यांगों पर लिखने वाले कौन थे? केशवदास। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8, केशवदास ने
क्या है? केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया, केशव ने अलंकारों पर कौन सी लिखी थी? कवि प्रिया। और रस पर कौन सी लिखी थी? रसिक प्रिया। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। कहने से तात्पर्य यह है कि केशवदास ने उपयुक्त कथन किसका है? पहले तो ये बात करते हैं, तो उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द, तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब ये बात कहने की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केशव ने अलंकारों पर तो कवि प्रिया लिखी थी और रस पर रसिक प्रिया की रचना उन्होंने की थी। इन ग्रंथों में केशव का अपना कोई विवेचन नहीं है। इन्हें संस्कृत के बहुत से ग्रंथों में से सामग्री ले ली और उनके नाम बदल दिए, और नाम बदलने से ये हुआ कि गड़बड़ी के सिवा कुछ नहीं हुआ। भी नाम बदलने से कोई जैसे अगर लिखते हैं तो कुछ मिलना चाहिए साहित्य को, लेकिन ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा गड़बड़ी जरूर हुई थी। ठीक है ना। अब कवि प्रिया की बात करते हैं, तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इनकी पहली रचना रसिक प्रिया मानी जाती है, जिसकी 1591 ईस्वी में रचना हुई थी। कब हुई थी? 1591 ईस्वी में रचना हुई थी। कवि प्रिया की रचना 1601 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1601 ईस्वी में। अब ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है ना, इन्होंने अलग अलग रचनाएं मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रबंध काव्य की बात करें तो भी इन्होंने अलग अलग माने हैं, और अगर हम बात करते हैं रीति ग्रंथों की तो भी अलग अलग हो जाते हैं, कुल रचनाओं की बात करें तो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इन सभी पर मैं बात कर लेता हूं। केशवदास की बात करें तो केशवदास की रचनाओं की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। इसमें इनकी सारी रचनाएं आ जाती है कि केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को, केशवदास ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। तो केशवदास रसिक ने, रसिक से रसिक प्रिया जो 1591 ईस्वी में आई थी, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि, नक्शिक 1600 ईस्वी में, और कवि से कवि प्रिया, कवि से कवि प्रिया 1601 ईस्वी में, नक्शिक कवि रामचंद, राम से रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में, छंद से छंदमाला 1602 ईस्वी में, नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को, रतनवीर, रतन से रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर से वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, ठीक है ना, विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी और 12 मासा, ये इनकी रचनाएं थी। ठीक है ना। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, इस ट्रिक के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से करवा ही देता हूँ। केशवदास लिख सकते हैं आप ट्रिक, केशवदास रसिक ने, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद, नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद और रतनवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं, रसिक से
एक नंबर पर रसिक प्रिया, रसिक से रसिक प्रिया। 2 नंबर पर ट्रिक भी आसान है और सन संवत सहित है। क्रम अगर पूछ ले जाए तो एक ट्रिक से ही आप क्रम को कर दोगे, सन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सन भी मैं बता दूंगा आपको। रसिक प्रिया, रसिक से रसिक प्रिया। 2 नंबर पर आ गई हमारे सामने नक्शिक, ठीक है ना। 3 नंबर पर हमारे पास आएगी कवि से कवि प्रिया। दिख तो रहा है क्या, छोटे लिख रहा हूं मैं थोड़ा। कवि से कवि प्रिया। और फिर राम से रामचंद्रिका, राम से रामचंद्रिका। और 5 नंबर छंद से छंदमाल, छंद के बाद। और रतन से रतन बावनी। और वीर से वीर सिंह देव चरित। और 8 पर विज्ञान गीता। और 9 पर जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है ना। और 10 पर इनकी एक और रचना मानी जाती है, 12 है मासा भी मानी जाती है। ये इनकी रचनाएं मानी जाती है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अनुसार ये रचनाएं मानी जाती है। इनके सन क्या है, सन भी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। पहला है 1591 ईस्वी, दूसरा है 1600 ईस्वी, तीसरा है 1601 ईस्वी, चौथा भी है 1601 ईस्वी, पांचवा है 1602 ईस्वी, छठा है 1607 ईस्वी, सातवां है 1607 ईस्वी, आठवां है 1610 ईस्वी। और जहांगीर जसचंद्रिका है 1612 ईस्वी। ये इनके सन है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब इनके बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि ये डॉक्टर नगेंद्र ने माने हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, यहाँ लिखते हैं शुक्लानुसार। शुक्लानुसार, शुक्लानुसार रचनाओं की बात करें हम, तो शुक्लानुसार रचना की बात करें तो 1 नंबर पर आ जाता है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। 2 नंबर पर आ जाएगा कवि प्रिया, ठीक है। 3 नंबर पर आ जाएगा रामचंद्रिका, ठीक है। 4 नंबर पर आ जाएगा वीर सिंह देवचरित, वीर सिंह देव चरित। 5 नंबर पर आ जाएगा रतन बावनी। 6 नंबर पर आ जाएगा जहांगीर जस चंद्रिका। और 7 नंबर पर आ जाएगा विज्ञान गीता। ये किसके अनुसार है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। 7 जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, ठीक है। अब इनमें भी उन्होंने क्या किया है, ये शुक्ल के अनुसार रचना है, लेकिन शुक्ल ने इनमें से 2 को प्रबंध काव्य माना है। तो वो 2 को प्रबंध काव्य किनको माना है, इनको। ये जो 2 है ये इनके क्या है, प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित, ये इनके क्या हो गए, प्रबंध काव्य, ठीक है ना। ये क्या हो गए, 2 इनके प्रबंध काव्य शुक्ल के अनुसार। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रत्नबावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, ये इनकी रचनाएं हैं। और रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित प्रबंध काव्य है। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर ने जो प्रबंध काव्य है उनकी संख्या ज्यादा मानी है। उन्होंने लगभग 5 प्रबंध काव्य माने हैं। कौन कौन से माने हैं वो भी देख लेते हैं। उन्होंने कौन कौन से माने हैं, एक तो उन्होंने सबसे पहले माना है रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित, 2 तो ये हो गए, ठीक है ना। रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित 2 हो गए। उसके अलावा जहांगीर जसचंद्रिका और रत्नबावनी। अब देखो, अभी यहां देख लेते हैं,
4 तो ये हो गए, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस्तरिंगा, इनको क्या माना है उन्होंने? प्रबंध काव्य। ठीक है ना। उसके अलावा इन्होंने किसको माना है? रामचंद्रिका को। और क्या माना है? रामचंद्रिका को इन्होंने छंद काव्य माना है। तो 4 और 1 5 हो गए, पूरे हो गए ना। प्रबंध काव्य, ठीक है, समझ गए? कौन कौन से? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन से हैं? रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका। कौन कौन से? रतन बावनी, सबसे पहले तो रामचंद्रिका आ जाता है, फिर रतन बावनी, फिर आ जाता है वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका। ये जो है इनके क्या है? प्रबंध काव्य है। अब ये क्या करते हैं? मुक्त काव्य की बात करते हैं। मुक्त काव्य की बात करते हैं तो मुक्त काव्य इनके 3 माने जाते हैं। ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये इनके मुक्तक काव्य हैं। ठीक है ना। ये जो है सिर्फ एक को छोड़ना है बीच में, छंदमाल को। आप ध्यान लगा लेना, एक सिर्फ छंदमाल को छोड़ना है। इस तरह से इसके अलग से निशान लगा लें और इसको आप लिख सकते हो। ठीक है ना। एक छंदमाल को अगर आप छोड़ देते हो, याद रख लेना। इसी चार्ट, ये चार्ट मैंने छोटे इसलिए लिखा ताकि चार्ट बन जाए और आप स्क्रीनशॉट भी मार सको। अभी स्क्रीनशॉट नहीं मारे क्योंकि अभी बाकी है। ठीक है ना। ये देख सकते हो आप, रसिक प्रिया, नक्शिक और कवि प्रिया। रसिक प्रिया, नक्शिक और कवि प्रिया। रसिक प्रिया, नक्शिक और कवि प्रिया ये क्या है? इनके मुक्तक है। रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका ये इनके प्रबंध काव्य। बाकी सारे प्रबंध काव्य केवल छंदमाल को छोड़कर। ठीक है ना, केवल छंदमाल को छोड़कर। अब हम रीति ग्रंथ की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया? डॉक्टर नगेंद्र ने एक और विभाजन किया था, वो किया था रीति ग्रंथ का। किसका किया था? इसी पर लिख दें क्या? कहीं लिख देते हैं, चलो आप भी क्या याद रखोगे? रीति ग्रंथ। तो ये आ गए इनके रीति ग्रंथ। रीति ग्रंथ की बात करें तो रीति का वर्णन किस में हो सकता है? आपको देख के पता चल जाएगा कि रसिक प्रिया में क्या था? सिर्फ एक ही। मुक्तक काव्य में हमने एक ही चेंज करनी है, नक्शिक की जगह हमने छंदमाल लिखनी है। ठीक है ना। नक्शिक की जगह छंदमाल लिखनी है, बाकी वही है। रसिक प्रिया 1 नंबर पर, रसिक प्रिया 2 नंबर पर, कवि प्रिया और 3 नंबर पर छंदमाल। ठीक है ना। रीति ग्रंथ इनके रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाल। जैसे शुक्ल ने कहा था कि रसिक प्रिया में किसका वर्णन है? रस का वर्णन है। कवि प्रिया में किसका वर्णन है? अलंकारों का वर्णन है। और छंदमाल में किसका वर्णन है? छंदों का वर्णन है। अब इनके बारे में यह कि रसिक प्रिया जो है इसके अंदर रसिक स से प्रकाश है, तो इसमें क्या है? 16 प्रकाश है। रसिक प्रिया में क्या है? 16 प्रकाश है। ठीक है ना। और जो कवि प्रिया है, कवि प्रिया में क्या है? 16 प्रभाव है। इधर लिख देता हूं मैं, कवि प्रिया में क्या है? 16 प्रभाव है। रामचंद्रिका में क्या है? ध्यान लगा लेना, 39 प्रकाश है। रामचंद्रिका में क्या है? 39 प्रकाश है। ठीक है ना। और जो नक्शिक है, नक्शिक में राधा के नक्शिक का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। राधा के नक्शिक का वर्णन किया गया है। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है और 78 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। 78 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने प्रकार के? 78 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदमाल जो है, छंदमाल में क्या है? 77 तो है वर्णवृत्त, वर्ण का मतलब वर्णिक और वृत्त का मतलब छंद, और 26 है मात्रा वृत्त, मात्रा का मतलब मात्रिक छंद। ठीक है ना। छंदमाल में क्या है? 77 तो वर्णिक छंद है और 26 मात्रिक छंद है। उसके अलावा रत्न बावनी है। ठीक है ना। और उसके बाद वीर सिंह देवचरित आ जाता है, विज्ञान गीता आ जाता है। विज्ञान गीता क्या है? एक प्रकार का क्या बोलते हैं, वो आध्यात्मिक टाइप का ग्रंथ है। ठीक है ना। जहांगीर जसचंद्रिका। इसके अलावा वो एक जो विभाजन और करते हैं डॉक्टर नगेंद्र, वो विभाजन ये करते हैं कि राज प्रशस्ति या आश्रयदाता की प्रशस्ति वाले ग्रंथ कौन से हैं। तो वो भी हम इनमें से आराम से ढूंढ सकते हैं, जगह नहीं बची इसलिए मैं लिखना नहीं चाहूँगा। वो कौन से हैं? एक तो हो गया रत्न बावनी, दूसरा हो गया वीर सिंह देवचरित, और हो गया जहांगीर जसचंद्रिका। बस 3 ही है, रत्न बावनी, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका। ये 3 ही है। इन तीनों के अंदर ही अपने आश्रयदाता की प्रशंसा
की गई है। तो आश्रयदाता से संबंधित ग्रंथ या आश्रयदाता की प्रशस्ति से संबंधित ग्रंथ, इसी प्रकार का उन्होंने एक विभाजन किया है। वो मुझे फिलहाल नाम नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ समस्या नहीं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केशवदास केवल उक्ति विचित्रिया और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। क्या लिखते हैं कि केशवदास केवल उक्ति विचित्रिया और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। और वो लिखते हैं कि प्रबंध काव्य के अनुकूल न तो उनमें प्रतिभा थी और न ही भावना थी, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। फिर वो लिखते हैं कि इनकी रामचंद्रिका जो है वो अलग अलग रचनाओं का संग्रह से जान पड़ती है। प्रबंध की उसमें जो संबंध निर्वाह है, जो प्रबंध निर्वाह होती है, वो उसके अंदर नहीं है रामचंद्रिका के अंदर, ठीक है ना। और रामचंद्रिका के बारे में वो और भी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जैसे इनके जो प्रसंग जो थे लिए हैं, उन्होंने मार्मिक प्रसंगों के बारे में वो पूरी तरह से नहीं बता पाए हैं भी। उसकी जगह जैसा वर्णन उन्होंने करना चाहिए था वैसा वो वर्णन नहीं कर पाए हैं केशवदास जी। उनकी पहचान, मार्मिक स्थलों की पहचान जो थी वो केशवदास में न के बराबर ही थी। और प्रकृति चित्रण की बात करते हैं तो प्रकृति चित्रण तो उनकी कविताओं में ढूंढने पर भी हमें नहीं मिलेगा, ऐसा वो कहते हैं। सौंदर्य का चित्रण कर पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस तरह की बातें उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने केशव के बारे में लिखी है। प्रश्न संख्या 9। बस अब टेस्ट चलेंगे, ज़्यादा घबराएं नहीं। वैसे भी कोई समस्या तो आपकी होती नहीं है ना, क्योंकि जैसे जिन बच्चों को ज़्यादा पढ़ना है, मान लो जिन्होंने केशवदास नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे पुराने बच्चे उन्होंने केशवदास पढ़ रखा होता है, उनको किसी ट्रिक व्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उनके पास एक ऑप्शन है। उनके पास ऑप्शन ये है कि इस तरह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें याद है, तो आगे कर लो, क्योंकि आपके पास तो चैनल ऐसे 1 सेकंड का काम है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं और जिन बच्चों को ध्यान नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, कम से कम वो तो पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ और प्रत्येक चीज़ को बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि अगर आपको नहीं ध्यान है तो वो बात आप तक पहुँच सके, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं नहीं बताऊँगा तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे थे, जो बच्चे केशवदास के बारे में जानना चाह रहे थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। देख लीजिए प्रश्न। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, क्या ढूंढना है आपको? असंगत देखना है। असंगत कथन का चयन कीजिए, चयन कीजिए, ठीक है ना। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 केवल नाम भर बदल दिए गए हैं। ऐसी बातें हमें, ये ऑप्शन नहीं है कि यहाँ से हमने उत्तर निकाल लेना है। मैंने पहले कह चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब आसान तरीके से प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ ये नहीं है कि प्रश्न बनाए उत्तर दिए, ये करने का प्रयास नहीं है, या कठिन बनाने का या कुछ और करने का, वो मेरा कोई अंदाजा मतलब प्रयास नहीं है, या मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को इस तरीके से आपको याद करवाया जाए, टुकड़ों में छोटा छोटा बांट कर, ठीक है ना, सरल भाषा में, कि आपको याद हो जाए पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, चुनिंदा नहीं, पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये देख लीजिए, उपमा के जो 22 भेद, तो इसलिए आप भी एक एक शब्द को याद रखेंगे। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं। उपमा के जो 22 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें 15 तो ज्यों के त्यों दंडी के हैं, 5 के केवल नाम भर बदल दिए गए हैं, एक कथन। दूसरा, आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं, आक्षेप के
उपमा के कितने भेद? 22 भेद, ठीक है ना। 15 तो ज्यों के त्यों किसके हैं? दंडी के हैं। 5 के केवल नाम भर बदल दिए हैं। आक्षेप के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं, किसके? आक्षेप अलंकार के जो 9 भेद केशव ने रखे हैं, उनमें 4 तो ज्यों के त्यों किसके हैं? दंडी के हैं। और 5वां मरणाक्षेप, 5वां जो मरणाक्षेप नाम का है वो दंडी का मूर्छाक्षेप ही है, मतलब नाम बदल दिया है 5वें का। जैसे यहाँ था ना 15 ज्यों के त्यों थे और 5 के नाम बदल दिए, वहाँ यहाँ 4 ज्यों के त्यों है और 5वें का नाम बदल दिया। कवि प्रिया का प्रेमालंकार विश्वनाथ के प्रेयस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियां हैं। उत्तर अलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियां है। तो ए बै सह या फिर द, तो उत्तर है सह, उत्तर सह है। अब मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ उत्तर सह क्यों। ऊपर वाले मैंने अच्छे से पढ़ाई दिया, कोई इसमें से नहीं है। कवि प्रिया का जो प्रेमा अलंकार है, कवि प्रिया कौन सी है? उनकी रचना है जो 1601 ईस्वी में आई थी, ठीक है ना। कवि प्रिया का ऐसा कहा जाता है कि उनकी एक शिष्या थी, आज नाम दिमाग से निकल गया शिष्य का, ठीक है। प्रेमालंकार, प्रेमालंकार का, ठीक है ना, प्रेमालंकार का जो वर्णन है वो विश्वनाथ के प्रेयस का, तो विश्वनाथ के नहीं दंडी के प्रेयस का, दंडी के प्रेयस का ही नामांतर है। उत्तर अलंकार के चारों भेद वास्तव में पहेलियां हैं। अब चाहे इनमें से कोई नहीं आता, अगर थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब समझ कर पढ़ना जिसे कहते हैं, जिस इंसान ने थोड़ा सा भी समझ कर पढ़ा है वो समझ जाएगा, ठीक है ना। कैसे? अब मुझे बताओ, पहली बात तो ये है कि जब सारी चीज़ें दंडी से ली जा रही है तो एक चीज़ विश्वनाथ से कैसे? एक बात, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि विश्वनाथ की अगर कोई चीज़ लेगा तो वो रस लेगा, अलंकारों से संबंधित नहीं लेगा, क्योंकि विश्वनाथ जो थे वो रसवादी अलंकार थे। विश्वनाथ की कौन सी रचना थी? साहित्य दर्पण। विश्वनाथ की कौन सी रचना थी? साहित्य दर्पण थी, ठीक है ना। तो वो विश्वनाथ से अगर कुछ भी लेगा तो रस लेगा। अलंकारों की बात की आ रही है। कवि प्रिया में प्रेमालंकार, मतलब अलंकार जो लिए हैं वो सारे के सारे दंडी या अप्पय दीक्षित कुवलयानंद से लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। विश्वनाथ से रस लिया जा सकता है कोई लेगा तो, ठीक है ना। तो इस तरह से उत्तर ये रहेगा। बड़ा ही आसान है, चाहे बाकी तीनों नहीं आते हो तो भी कर सकते हो आप बड़ी आसानी से। यह है विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण है ये विश्वनाथ का, ठीक है ना। विश्वनाथ का ये साहित्य दर्पण है। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ देखी जाती है वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है ना। जो बात कही जाती है वो हम भूल जाते हैं, लेकिन दिखाई हुई चीज़ हम लंबे समय तक याद रखते हैं। तो ये है साहित्य दर्पण है। इसमें 10 परिच्छेद है, परिच्छेदों में बांटा गया है। ये साहित्य दर्पण जो है इसमें 10 परिच्छेद हैं। ये देख रखें, ये देख लीजिए 10 परिच्छेद है। कितने परिच्छेद है इसमें? 10 परिच्छेद है। ये निशान लगे हुए रेड पेन से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। दस नंबर प्रश्न, आचार्य शुक्लानुसार केशव रचित कितने ग्रंथ मिलते हैं? ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ बहुत बार, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद है ना क्वेश्चंस निकल गया होगा या शायद कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा इस तरह से। पता नहीं क्यों निकल गया, मुझे याद तो रहते हैं क्योंकि मैंने लिखने होते हैं, मैंने टाइप करवाने होते हैं, मैंने उनको फिर चेक करना होता है, मैंने फिर उनकी व्याख्याएँ लिखनी होती है, फिर मैंने उनको फिर PPT बनवानी होती है, फिर मैंने PPT चेक करनी होती है। पता नहीं क्या 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 करना पड़ता है एक अकेली जान को, ठीक है ना। आचार्य शुक्लानुसार केशव रचित कितने ग्रंथ है? और हाँ वो तो बताना भूल गया, फिर मुझे ही पढ़ाना पड़ता है और फिर मुझे ही उसको YouTube पर डालना पड़ता है, तो बड़ी। आचार्य शुक्लानुसार, हाँ एक टाइप नहीं करता हूँ, टाइप वाला बुलाना पड़ता है क्योंकि टाइप मुझे आती नहीं है। आचार्य शुक्लानुसार केशव रचित कितने ग्रंथ मिलते हैं? ए बैस है 7, बता ही दिए थे आपको 7। कौन कौन से दे? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है ना। सबसे पहले हम रसिक प्रिया को ले लेते हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। उसके अलावा कौन कौन से हैं? रतन बावनी,
वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका और विज्ञान गीता, ये 7 ग्रंथ हैं, जिसमें से वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका ये 2 प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका ये 2 क्या है, प्रबंध काव्य है। केशवदास 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 केशव को कभी हृदय नहीं मिलता था। अब भैया आचार्य हमारे शुक्ल जी महाराज जो है वो पड़ गए हैं पीछे इनके, ठीक है ना। अभी इसके बाद रीतिकाल आने वाला है, और मैंने आपको पहले कहा था कि रीतिकाल और काव्य शास्त्र तो है वो मेरे प्रिय विषय है। तो एक है ना, अगर आप राजस्थान से हैं तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे, अगर नहीं समझ जाएंगे, राजस्थान से नहीं है, सिर्फ हिंदी भाषी ही है, हिंदी ही जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थानी में एक कहावत टाइप है, या एक कहा जाता है, जब मतलब कोई व्यक्ति, कोई इंसान मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देता है किसी कार्य को करने के लिए, तो उसके लिए एक शब्द कहा जाता है कि बट काट देंगे, ठीक है ना। क्या कहा जाता है कि बट काट देंगा, बट काट देंगा। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान वाले समझ जाएंगे कि रीति काल का आपा बट काट देंगा, और तैयार हो जाओ क्लास देखने वास्ते नेक्स्ट, ठीक है ना। कहने से तात्पर्य हिंदी वालों के लिए कि नेक्स्ट क्लास देखने के लिए तैयार रहे, जो रीतिकाल की रही। और रीतिकाल मेरा प्रिय विषय है, और उसको इस तरीके से करवाया जाएगा कि आप याद रखोगे जब तक आपका चयन नहीं हो जाए। एक बार की क्लास से आप कभी भूलोगे नहीं, प्रत्येक चीज़ को पूरे विस्तार से और ट्रिक के माध्यम से करवाया जाएगा, ठीक है। केशव को कभी हृदय नहीं मिलता था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भाषा भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है। केशव ने प्रबंध काव्य, केशव ने एक ही प्रबंध काव्य रामचंद्रिका लिखा था। केशव ने एक ही प्रबंध काव्य रामचंद्रिका लिखा था। बताइए, केशव ने एक ही प्रबंध काव्य रामचंद्रिका लिखा था। तो उत्तर है हमारा द, क्योंकि केशव ने एक ही प्रबंध काव्य नहीं, केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे थे। एक था रामचंद्रिका और दूसरा था वीर सिंह देवचरित, ठीक है ना। रामचंद्रिका के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसे कहावत सी है, कहानी सी है, मैंने हो सकता है हिंदी साहित्य कोश या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो कहानी वो ये है कि एक बार ऐसा कहते हैं कि जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तब क्या है केशवदास जी उनसे मिलने गए थे, लेकिन किसी कारणवश या भक्ति में लीन होने की वजह से या किसी कार्य में व्यस्त होने की वजह से वो केशवदास से मिल नहीं पाए, और वो पूरा दिन उनका इंतजार करके वापस घर आ गए। और उन्होंने कहा कि ऐसी राम कथा तो मैं एक रात में लिख दूंगा, और उन्होंने वो शाम को आकर बैठते हैं और सुबह तक रामचंद्रिका लिख देते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब साची झूठी तो भैया थे ही जानो। केशव को कभी हृदय नहीं मिलता था, उनमें मिलता था, मिला था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक जो सहद है, प्रत्येक का एक प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ऐसा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशवदास के बारे में ऐसा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त नहीं था। कौन लिखता है ऐसा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखता है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त जिनमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, फालतू शब्दों का प्रयोग
और संबंध के अभाव आदि के कारण भाषा कोई संबंध नहीं था, ठीक है ना। ऐसे धक्के से अलंकारों को लाने के लिए, ठीक है ना, या चमत्कार दिखाने के लिए, अनुप्रास का चमत्कार दिखाने के लिए, ठीक है ना, तो जो शब्द लिए लाए गए उनमें कोई संबंध नहीं था, इसलिए जो भाषा थी वो अप्रांजल हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई है। कौन लिखता है भाई, कौन लिखता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और कौन लिखेगा? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुविरत, पिछली क्लास में भूल गया था मैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुविरत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। जका नया विद्यार्थी है भाई तो भैया यहाँ कदे भूषण हुई, सोचा भूषण की रचना होनी है, तो ये भूषण की नहीं है, ठीक है ना, ध्यान लगा लेना। भूषण का मतलब होता है आभूषण, ठीक है ना। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुविरत भूषण बिनु न विराजई कविता विनिता मित। उपयुक्त पद के रचयिता है बैसा या फिर दे, तो कौन है? केशवदास। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, पुराने विद्यार्थियों के लिए तो याद ही होगा और नए विद्यार्थी याद कर लें क्योंकि पूछा जा सकता है आसान प्रश्नों में। केशव ने रामचंद्रिका में, केशव ने रामचंद्रिका में, किसमें? रामचंद्रिका की रचना में। किसमें भैया? रामचंद्रिका की रचना में किस किस की सहायता ली थी प्यारे बच्चों? तो आइए हम बताएंगे आपको कि किस किस की सहायता ली थी। प्रसन्न राघव की सहायता ली थी 1 नंबर, हनुमान नाटक की सहायता ली थी 2 नंबर, अनर्घ राघव की सहायता ली थी 3 नंबर, कादम्बरी की सहायता ली थी 4 नंबर, नशद चरित की सहायता ली थी 5 नंबर। इन 5 की सहायता ली थी और ऐसा लगता था कि इनका अनुवाद ही है। उपयुक्त कथन किसका है? बैस है या फिर दे, तो किसका है? ए का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। केशवदास ने रामचंद्रिका में। ऐसे नाम याद रख लेना, याद रह जाएंगे, 1 या 2 बार पढ़ोगे तो। एक मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर याद नहीं हो रहा हो तो याद करने का तरीका यही है कि हो सकता है पहली बार कठिन लगे, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर बार बार पढ़ोगे, किसी भी चीज़ को अगर बार बार पढ़ोगे, सामग्री सीमित रखें और बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से उस चीज़ की आपको समझ आ जाएगी। उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ले आइए और उसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। इससे आपकी समझ विकसित हो जाएगी और फिर आप याद कहीं से कर लीजिए, रट्टे कहीं से मार लीजिए, रचनाएं कहीं से पढ़ लीजिए, लेकिन इसको आप बार बार पढ़ लेंगे तो आपकी समझ विकसित हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद रहेगी। जो कहते हैं ना तर्क वितर्क वाले और अवधारणा से संबंधित जिस प्रकार के आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन अवधारणात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए तुम्हारी समझ का जो विकसित होना वो बहुत ज़रूरी है। वो कितने भी रट्टे मार लो, कितने भी रचनाएं याद कर लो, लेकिन वो उससे होने वाला नहीं है। उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बार बार, जिससे तुम्हारी समझ विकसित होएगी और समझ ऐसी विकसित हो जाएगी कि किसी प्रकार से मतलब जो तुमने रचनाएं याद की हैं उन रचनाओं के तुम दुगनी ताकत के साथ याद कर पाओगे। टाबर कैसी भाषण बहुत ठोका है। केशव ने केवल उक्ति विचित्रीय, क्या? केशव केवल उक्ति विचित्रीय और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, मैंने बताया था ना, ठीक है ना। जीव के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। बैस है या फिर दे, उपयुक्त कथन किसका है? किसका है उपयुक्त कथन? बैस है या फिर दे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ला अनुसार प्रबंध काव्य के लिए अनिवार्य बातें हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला अनुसार प्रबंध काव्य के लिए अनिवार्य बातें हैं। ब स या फिर द, तो कितनी बातें हैं? 3 बातें अनिवार्य हैं। 3 बातें अनिवार्य है। 3 बातें कौन कौन सी अनिवार्य हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो है एक तो संबंध निर्वाह, क्या है? संबंध निर्वाह की। दूसरी कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान। मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। 3 बातें कौन कौन सी है? एक तो है
संबंध निर्वाह की। और दूसरी कौन सी है? कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान। और तीसरा है दृश्यों की स्थानगत विशेषता। दृश्यों की स्थानगत विशेषता, ये तीन बातें थी। संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह से तात्पर्य यह है संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। अब ये क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। कि संबंध निर्वाह का मतलब बताया गया कि जैसे जो प्रबंध काव्य में क्या रहता है कि अलग अलग जो स्थल रहते हैं। जैसे हम रामायण की बात करते हैं तो रामायण के अंदर जैसे अयोध्या का स्थान आ गया, फिर जो सुग्रीव का राज्य है वो आ गया, वनवास आ गया, या लंका आ गई, तो अलग अलग होते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने को उनको संबंध बनाना होता है कि किस तरह से कड़ी से कड़ी को जोड़ना होता है, जहाँ ख़त्म की वहीं से शुरू करना होता है। तो वो संबंध निर्वाह भी इनमें नहीं था, और वो हर तरह का होता है। रिश्तों से लेकर एक मतलब पद से लेकर दूसरे पद के बीच में, इस तरह से वो भी इनमें नहीं, वो संबंध निर्वाह होता है, ठीक है। कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, कुछ कथा के जो गंभीर और मार्मिक स्थल होते हैं उनकी पहचान करनी होती है कि किस स्थल को, स्थल मतलब किस प्रसंग को किस तरीके से व्यक्त करना है। कुछ प्रसंग जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन बड़े मार्मिक होते हैं, तो उनको उस तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए, तो वो इनको पहचान, ठीक है ना। और दृश्यों की स्थानगत विशेषता ये होती है कि प्रकृति, वातावरण का चित्रण जो रहता है, स्थान, उस वातावरण का जो चित्रण किया जाता है उस मतलब उस क्षेत्र का, तो वो स्थानगत विशेषता कहलाती है। तो इन तीनों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, इन तीनों के ही बारे में वो विस्तार से लिखते हैं। क्या लिखते हैं इन तीनों के बारे में कि संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। आप देख लेना, इसी के साथ जोड़ लेना भी। तीन तो ये हो गए शुक्ल के अनुसार प्रबंध काव्य के लिए अनिवार्य बातें कौन कौन सी हैं। एक हो गया संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता, ठीक है ना। तो संबंध निर्वाह जो है वो, संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान केशव में बहुत कम पाई जाती है। इसके लिए क्या है, केशव में बहुत कम पाई जाती है। अब दृश्यों की स्थानगत विशेषता के बारे में कहते हैं कि केशव की रचना में ढूंढना व्यस्त है। दृश्यों की स्थानगत विशेषता तो केशव की रचना में ढूंढना तो व्यर्थ है। दृश्यों की स्थानगत विशेषता तो केशव की रचना में ढूंढना तो व्यर्थ है, ये इनके बारे में है।
चलो चलते हैं आगे। समुद्र निर्वाह की क्षमता केशव में न थी, उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह से जान पड़ती है। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किंदो मुनि शाप हत, किंदो मुनि शाप हत, किंदो ब्रह्म दोष रत, किंदो को ठग हो, उपयुक्त पद के रचयिता है। ए बैस है या फिर द। किंदो मुनि शाप हत, किंदो ब्रह्म दोष रत, किंदो को ठग हो, किंदो मतलब शायद, ठीक है ना। तो उपयुक्त पद के रचयिता कौन है? केशवदास है। ये रामचंद्रिका से लिया गया, ये पद कहां से लिया गया है? रामचंद्रिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रामचंद्रिका से, ठीक है ना। ये पद जो है कहां से लिया गया है? ये लिया गया है रामचंद्रिका से। और मैंने कहां से लिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये दिया हुआ है कि रामचंद्रिका में ऐसा पद है। और ऐसा पद, रामचंद्रिका की रचना कब हुई थी? रामचंद्रिका की रचना हुई थी 1601 ईस्वी में। कितने प्रकाश है इसमें? 39 प्रकाश है। कितने प्रकाश? 39 प्रकाश। और 78 प्रकार के छंद है, जिसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रसंग है ये कब आया है? ये उसमें डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये पद तब आता है जब जो है वनवासी होकर राम लक्ष्मण और सीता, ठीक है ना, वनवासियों जैसे कपड़े पहनकर जब निकलते हैं तो रास्ते में जो लोग देखते हैं उनको क्या कहते हैं कि कहीं ये मुनि का शाप से ग्रस्त तो नहीं है, कहीं ये ब्रह्म दोष से ग्रस्त तो नहीं है, और कहीं ये कोई ठग तो नहीं है। मतलब ऐसा वो आम लोगों के मुँह से कहलवाया है। तो आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि केशव को ऐसे मार्मिक स्थलों की पहचान ही नहीं थी, वो ये समझ ही नहीं सके कि ऐसी अलौकिक सौंदर्य, ऐसे अलौकिक सौंदर्य से युक्त श्री राम लक्ष्मण और सीता को देखकर, ठीक है ना, जो आम जन है उसके मन में कैसे भाव उठने चाहिए। जबकि ऐसे भाव, इस प्रकार के भाव तो उनके मन में उठ ही नहीं सकते। उनके मन में सुंदरता के और प्रेम के भाव ही उठेंगे। तो वो मार्मिक स्थल जो थे, उन चीज़ों की वो जो केशवदास जी थे वो पकड़ नहीं कर पाए। ऐसा बताया कि किस जगह कैसी बात रखनी थी वो रख नहीं पाए थे। इसको विस्तार से बता देता हूँ मैं पूरी बात को। क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए या यों ही इतिवर्त मात्र कहकर चलता कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए या यों ही इतिवर्त मात्र कहकर चलता कर दिया। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि किंदो मुनि शाप हत, किंदो ब्रह्म दोष रत, किंदो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भावों का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नित्य कुशल दरबारियों के बीच में रहकर केशव के लिए जान पाना कठिन था, ऐसा वो लिखते हैं। देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखई सखी कमलो न चंद्री। पद के रचयिता है ए बैस है या फिर द, तो कौन है? केशवदास। अब इस पद की रचना किस लिए हुई है? इस पद में क्या किया गया? प्रकृति का चित्रण किया गया है। किसका किया गया? प्रकृति का। यहां किसका किया गया है? प्रकृति का चित्रण। किसका चित्रण किया गया? प्रकृति का चित्रण। और प्रकृति का चित्रण किसके अंतर्गत आता है? स्थानगत पदों की पहचान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? स्थानगत दृश्यों की स्थानगत विशेषता में आता है। ठीक है ना। और इस पद के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अब हो सकता है केशव ने और भी अच्छे पद कहे होंगे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यही पद उठाया
और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल में प्रकृति को समझने की या उसके सौंदर्य का चित्रण करने की, क्योंकि वो दरबारी कवि थे, दरबार का ही सौंदर्य का चित्रण कर सकते थे, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण वो नहीं कर सकते थे। किस तरह से लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चलो बताता हूं मैं आप सभी को कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुसार दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव को प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। केशव को प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। चारों ओर फैली प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। चारों ओर फैली प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अपनी इसी मनोवृत्ति का आभास उन्होंने यह कहकर कि देखे मुख भावे अनदेखई कमल चंद, ताते मुखे सखी कमलों ने चंद्री, साफ दे दिया है। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी और न ही शक्ति थी। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति थी। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आप इस बात पर मत जाना कि सर ने हर प्रश्न लिया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही उसके उत्तर आ रहे हैं। मेरा यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई टफ बनाना ये बनाना वो नहीं है मेरा उद्देश्य। मेरा उद्देश्य ये है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हर चीज़ से वाकिफ होने चाहिए। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, लोटा तुलसीदास का लाख टका को मोल। उपयुक्त पद के रचयिता है ए बैस है या फिर द, तो किसका है? होल राय का। उपयुक्त पद किसका है? होल राय का है। लोटा तुलसीदास को, ऐसा कहा जाता है, कहानी सी है उसके अंदर ऐसे कहते हैं कि होल राय ने तुलसीदास ने होल राय के पास एक लोटा भेजा था और लोटे को देख कर होल राय ने कहा था कि लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। और उन्होंने सामने से ये कहा था कि तुलसीदास ने क्या कहा था? तुलसीदास ने क्या था? मोल तोल कछु है नहीं लेह राय कवि होल। ठीक है ना, मोल तोल कछु है नहीं लेह राय कवि होल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्रयास करता रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना, और इसकी गारंटी देता हूँ कि मेरी सारी क्लासें लेने के बाद, ठीक है ना, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की, क्योंकि बहुत सी क्लासें पहले डाउनलोड है चैनल पर, और उसके बाद ये डॉक्टर नगेंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, करवा दी जाएगी। 50-50 टेस्ट, मतलब हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास करवाया जाएगा। और उसके बाद स्पीडली, ठीक है ना, फुल स्पीड के साथ इनका रिवाइज भी करवाया जाएगा। और कम से कम मैं ये टेस्ट सीरीज 50 टेस्ट की 3 बार करवाने की कोशिश करूँगा आपको, अगर आप हिंदी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो। और उसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम को बार बार करवाया जाएगा। और मेरी क्लासेस सारी लेने के बाद, चाहे व्याख्याता हो वरिष्ठ अध्यापक, चयन 100 में से 100% होगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।